जय हिंद, वंदे मातरम डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म माई डी यू यूनिवर्सिटी पे। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर अवेलेबल है एक महामैराथन लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें हमने पिछले 2 इयर्स के पेपर को आपके लिए क्लब कर दिया है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और फ्रेंड से शेयर जरूर करिएगा। क्या है स्टूडेंट, साथ ही साथ बताना चाहूंगा, हमेशा की तरह पेन पेपर मेरे साथ लेकर बैठिएगा। जो जरूरी बातें आपको बताई जाएंगी उसको नोट करिएगा, ताकि आपकी तैयारी सबसे अच्छे ढंग से संपन्न हो सके। स्टूडेंट्स, चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ नजर डालते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक आंदोलन है, यानी सोशल मूवमेंट क्या है। तो सोशल मूवमेंट क्या है, तो कह रहा है सरकार के प्रति विघटनकारी एवं अराजक चुनौतियां। तो ये तो चुनौती थोड़ी ना है, सामाजिक आंदोलन, वो भी विघटनकारी और अराजक, मतलब बोल रहा है अराजक को कहेंगे कि कैओटिक चैलेंजेस और डिस्ट्रप्टिव चैलेंजेस। तो ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा कर अप्रभावित जन आंदोलन, नहीं। अगर ये रहता प्रभावी जन आंदोलन तो सामाजिक आंदोलन एक प्रभावी जन आंदोलन है। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि नए मापदंडों, विश्वासों तथा मूल्यों को स्थापित करने के प्रयास में एक साथ काम करने वाले व्यक्तियों की सामूहिक कार्रवाई, यानी द कलेक्टिव एक्शन ऑफ इंडिविजुअल वर्किंग टुगेदर इन एन अटेम्प्ट टू एस्टैब्लिश न्यू नॉर्म्स, बिलीव्स और वैल्यूज। यानी नए नॉर्म्स, बिलीव और वैल्यूज को स्टैब्लिश करने का एक प्रक्रिया, एक कार्रवाई। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को देखते चलिएगा। अगर वीडियो आपको फास्ट लगेगा तो स्लो करके स्टूडेंट देखिएगा। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि सोशल मूवमेंट क्या है, कि सामाजिक आंदोलन है। तो देखिए, सामाजिक आंदोलन समाज के लिए, लोगों के लिए पब्लिक पॉलिटिक्स होता है। ठीक है, तो ये पब्लिक पॉलिटिक्स है। ठीक है, जबकि दूसरा तीसरा ऑप्शन भी आप देखते चलेंगे, इलाइट मतलब होता है उच्च वर्ग का आंदोलन है, नहीं, ये पब्लिक का आंदोलन है। इसलिए इस लोक नीति सहयोग का नौकरशाही ब्यूरोक्रेटी, यानी जो डीएम, जो सरकारी पद होते हैं उनका आंदोलन है, नहीं। तो हमारा ऑप्शन ए ही सही रहेगा। चलिए स्टूडेंट, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो मुंबई में हम बात करें कि जो प्रार्थना सभा या प्रार्थना समाज स्टेब्लिश्ड इन बॉम्बे, द ईयर वाज 1867। तो ईयर क्या था स्टूडेंट, द ईयर वाज 1867, यानी 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना मुंबई में की गई थी। स्टूडेंट्स, चीज़ों को ध्यान से आप देखते चलेगा और ये सारे क्वेश्चन आपके इस बार एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा कह रहा है कि चिपको आंदोलन से जुड़े ग्रामीण ने किस मुद्दे पर विरोध किया। तो ये तो आपको बच्चे को ही पता है स्टूडेंट्स, कि आप इसको तो जरूर जानते हैं कि चिपको आंदोलन जो था, कि चिपको मूवमेंट वॉज क्या, किस लिए था, वनों की कटाई एवं वाणिज्यिक कार्य के विरोध में था। किसके विरोध में था, तो वनों को जो काटा जा रहा था और वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल एक्टिविटी, फैक्ट्री लगाना और ये सब सेटअप करना, बड़ी बड़ी उद्योग धंधे को स्टेब्लिश करने के लिए पेड़ों को काट देना। तो डिफॉरेस्टेशन एंड कॉमर्शियल लॉगिंग के खिलाफ ये आंदोलन था, चिपको आंदोलन। स्टूडेंट, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने देखा इससे, चिपको से, अपिको से, इन सबसे उठाए गए हैं, तो मैं इस सबको आपको ध्यान में देना है। स्टूडेंट, चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा नाम भी आपको मैं बता देना चाह रहा हूँ, आप नोट करिएगा कि सुंदरलाल बहुगुणा ने 1970 में, मतलब इस आंदोलन को शुरू किया। ठीक है, और सुंदरलाल बहुगुणा इसमें प्रमुख व्यक्ति हैं चिपको आंदोलन में। और बात करें स्टूडेंट कि इन्होंने, सुंदरलाल बहुगुणा, अगर एक क्वेश्चन और आता है तो ये 1980 से लेकर 2004 तक टिहरी बांध परियोजना के टिहरी बांध जो था उसके विरोध में भी इन्होंने अपना आवाज बुलंद किया कि इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो सुंदरलाल बहुगुणा इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब रहेगा कि ये इंपॉर्टेंट रहेगा। राइट आंसर तो आपका यही रहेगा कि जो चिपको आंदोलन था वो वनों की कटाई और वाणिज्यिक कार्य जो हुए जा रहे थे क्षेत्र में, उसके विरोध में था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन विश्नोई आंदोलन से संबंधित है। अब देखिए, विश्नोई आंदोलन से संबंधित है, इसलिए नाम को भी उसने पूरा नहीं दिया हुआ है। तो विश्नोई कह रहा है गौरा देवी, कि हु इज एसोसिएटेड विद विश्नोई आंदोलन या विश्नोई मूवमेंट। तो गौरा देवी, अभी बताऊंगा कि गौरा देवी किस और आंदोलन से जुड़ी हुई है, किस दूसरे आंदोलन से। लेकिन इसका राइट आंसर क्या है कि विश्नोई आंदोलन से जुड़ी हुई जो महिला है वो है अमृता देवी विश्नोई। मतलब सी इज हाईली रिमार्केबल फिगर इन द बिश्नोई मूवमेंट। ठीक है, वो बिश्नोई मूवमेंट से जुड़ी बहुत ही रिमार्केबल फिगर है, जिनको आपको जानना चाहिए कि इनका पूरा नाम अमृता देवी बिश्नोई था। नोट करिएगा कि 1730 में इन्होंने अपनी तीन बेटियों के साथ इन्होंने क्या कर दिया था, अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, यानी अपने प्राणों का बलिदान किया था, बस पेड़ों को काटने से बचाने के लिए। क्योंकि बिश्नोई समाज है ना, वो पेड़ों को पूजता है और वो पेड़ों को काटते नहीं है। ठीक है, और वो उनके धर्म के खिलाफ है, तो उन्होंने अपना धर्म निभाते हुए पेड़ों, मतलब राजा और राजा के सैनिकों का विरोध करते हुए 1730 में अपनी उनकी तीन बेटियों का नाम आसू, रत्नी और भागू, और ये खुद अमृता देवी विश्नोई, इन्होंने अपने प्राणों की बलिदान दिया था और ये विश्नोई समाज से हैं। ठीक है, तो ये जो आंदोलन सबसे पहले इन्होंने, पेड़ों को बचाने का आंदोलन, अमृता देवी का नाम आता है उसमें, 1730 में ये चलाया था इन्होंने। ठीक है,
तो इनका पूरा नाम ही अमृता देवी बिश्नोई, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 1730 सबसे पहले। साइलेंट स्प्रिंग, अगला क्वेश्चन पूछा है साइलेंट स्प्रिंग किसकी पुस्तक है? तो बात करें स्टूडेंट साइलेंट स्प्रिंग की, तो साइलेंट स्प्रिंग इज अ बुक बाय रेचल कार्सन। आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस वर्क रेचल कार्सन के और वर्क्स को आपको देख लेना है हमेशा की तरह। जैसे आपको पता ही है कि जो जो क्वेश्चन के आसपास रेचल कार्सन को आपके और भी किताबों को आपको देखना है, जिसमें साइलेंट स्प्रिंग इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन कह रहा था कि हु सेड इन्वायरमेंट इज एनी एक्सटर्नल फोर्स विच इन्फ्लुएंसेस अस, यानी पर्यावरण कोई बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, कथन किसका है? तो ईजे रॉस। देखिए पहला ऑप्शन ही सही आंसर है कि ये स्टेटमेंट दिया था ईजे रॉस ने, ठीक है। तो ईजे रॉस को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन कम्युनिस्ट विचारधारा, यानी विच मूवमेंट इज इंस्पायर्ड बाय कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी? तो कम्युनिस्ट आंदोलन मार्क्सवादी, कम्युनिस्ट, तो ये सरकार भूदान यानी भूमि का दान, सर्वोदय और नक्सलबाड़ी और असहयोग। तो नक्सलबाड़ी, भूदान, नक्सलबाड़ी की बात करें तो नक्सलबाड़ी जो है वो कम्युनिस्ट विचारधारा से संबंधित आंदोलन है, ठीक है। नक्सल जो है वो कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित माने जाते हैं, और अपने संघर्षों की लड़ाई माना जाता है, वो लड़ते हैं लेकिन उनका लड़ने का तरीका जो है वो गैर संविधानिक है, ठीक है। वो संविधान में नहीं है, इसलिए हम लोग उनसे सहमत नहीं है। तो नक्सलबाड़ी कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित आंदोलन क्या है? नक्सलबाड़ी हो जाएगा यहाँ पे। और असहयोग तो गांधी जी का आंदोलन था अंग्रेजी सरकार के विरोध। अगला क्वेश्चन करा सामाजिक आंदोलन एवं संरचनात्मक तनाव सिद्धांत के प्रतिपादक, यानी स्ट्रक्चरल स्ट्रेस थियरी ऑफ सोशल मूवमेंट। स्ट्रक्चरल स्ट्रेस थियरी ऑफ सोशल मूवमेंट कौन दिया है, प्रोपाउंड कौन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट नील स्मेसलर, ठीक है। तो नील स्मेसलर को हम लोग इसमें ध्यान रखेंगे कि सामाजिक आंदोलन एवं का संरचनात्मक तनाव यानी स्ट्रक्चरल स्ट्रेस थियरी जो है ऑफ सोशल मूवमेंट, ये नील स्मेसलर का है, ठीक है। अगला बात करें स्मेसलर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट कि किसने कहा कि सामाजिक परिवर्तन से हम केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझते हैं जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे एवं प्रकारों में घटित होते हैं, ठीक है। तो यानी बाय सोशल, ये कौन कहा था कि बाय सोशल चेंज इज मीन्ट ओनली सच अल्टरेशन एज ऑकर इन सोशल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सोसाइटी। तो ये स्टेटमेंट है किंग्सले डेविस का, ठीक है। किंग्सले डेविस ने का ये बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट है स्टूडेंट, के डेविस। तो इस यहाँ पे उनका शॉर्ट नाम दिखा है, इनका पूरा नाम किंग्सले डेविस है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट किंग्सले डेविस का है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सांस्कृतिक प्रवाह की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो सांस्कृतिक प्रवाह की अवधारणा का जो, देखिए अभी मैं दो बातें बता रहा हूँ। प्रयोग सबसे सांस्कृतिक प्रवाह यानी कल्चरल ड्रिफ्ट के लिए जाना जाता है हर्शकोविट्ज को, ठीक है। हर्शकोविट्ज को जाना जाता है। तो इसको यूज किया हर्शकोविट्ज ने, लेकिन ये दिया किसने अगर पूछ ले तो इसको दिया था एडवर्ड टेलर ने, ठीक है। दिया किसने? एडवर्ड टेलर ने, लेकिन उसको बहुत ज्यादा प्रयोग क्यों किसने किया कल्चर ड्रिफ्ट को? तो हर्शकोविट्ज को। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि दिया हुआ कॉन्सेप्ट ये एडवर्ड टेलर का है, यानी इस थियरी को इसको देने वाला व्यक्ति एडवर्ड टेलर है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? किसने कहा कि सामाजिक आंदोलन समाज अथवा उसके सदस्यों में परिवर्तन लाने अथवा उसका विरोध करने का सामूहिक प्रयास है, यानी सोशल मूवमेंट आर कलेक्टिव अटेम्प्ट टू प्रमोट और रेजिस्ट चेंज आइदर इन द सोसाइटी और इट्स मेंबर, यानी सोसाइटी या मेंबर में वो परिवर्तन लाने का वो जरिया है सामाजिक आंदोलन। तो ये किसने कहा? हार्टन एंड हंट ने, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट ये किसका है? हार्टन एंड हंट, ठीक है। ऑप्शन जो सी आपका कह रहा है वही आपका राइट आंसर है, ठीक है। हार्टन एंड हंट, ओके। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। तीसरा कह रहा है, देखिए अब आ गया अपिको। चिपको आंदोलन मैंने आपको बताया सुंदरलाल बहुगुणा। अब पूछा है अपिको आंदोलन से कौन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इसको बात को बहुत ध्यान से, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन सबों से पक्का क्वेश्चन आने वाला है। तो अपिको आंदोलन उत्तरी कर्नाटक में, ठीक है, उत्तरी कर्नाटक राज्य में से जो सबसे पहले शुरू हुआ। अपिको आंदोलन उत्तरी कर्नाटक में ही शुरू हुआ, मतलब ये समय क्या था? 1983। और जो चिपको आंदोलन का समय था 1970। यानी चिपको आंदोलन से प्रेरणा लेते हुए अपिको आंदोलन कर्नाटक में शुरू हुआ पेड़ों को बचाने के लिए। वो चिपको आंदोलन भी था और ये अपिको इसमें भी। और ये किसके विरोध, इसका मतलब क्या था कि वाणिज्यिक औद्योगिक हितों से पर्यावरण की रक्षा की जाए, यानी वाणिज्यिक और औद्योगिक हितों को, यानी जो कॉमर्शियल जो चीजें हैं, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल जो इंटरेस्ट है उसको परे रखना होगा और पर्यावरण को बचाना शुरू करना होगा 1983 में। इस अपिको आंदोलन को प्रभावी से उत्तरी कर्नाटक में मतलब इसको इसके कह सकते हैं कि इससे जुड़ा हुआ जो प्रमुख व्यक्ति है वो पांडुरंगे हेगड़े। आप याद रखिएगा उनका नाम कि कर्नाटक में पांडुरंगे हेगड़े, और इन्होंने सुंदरलाल बहुगुणा से प्रेरणा ली थी, ठीक है, जो पर्यावरणविद है खुद भी पांडुरंग हेगड़े। तो अपिको आंदोलन से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर पूछ लेगा तो आपको याद रखना है पांडुरंगे हेगड़े। 1983 में कर्नाटक में ये शुरू हुआ। ये सारी बातें आप अपने दिमाग में रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हिंदू विधवा पुनर्विवाह कब पारित हुआ? हिंदू विधवा पुनर्विवाह ये 1856 यानी जो था हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट जो आया वो कब आया? 1856 में। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा 1856। ओके, तो ये 1856 में मतलब विधवाओं को भी माना गया कि वो समाज में अपने आगे मतलब उनको दोबारा जीवन जीने का हक है और वो दोबारा विवाह कर सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो 15वां क्वेश्चन है सोशल मूवमेंट इन इंडिया, ये किसकी बुक है? तो सोशल मूवमेंट इन इंडिया जो बात करें तो ये MSA राव, ठीक है, ये बुक है MSA राव, जो ऑप्शन ए आपका कह रहा है स्टूडेंट कि ये इनकी बुक है। ठीक है, इस पे आप ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट कह रहा है द कॉजेज, हिंदी में कासेज लिखा है, द कॉजेज इसको पढ़ेंगे। द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट नामक की पुस्तक किसने लिखा है? द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट की बात करें तो सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान इसका राइट आंसर हो जाएगा। द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट ये बुक है सर सैयद अहमद खान की। ओके ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था वो भी देखते हैं जल्दी जल्दी, सारे क्वेश्चंस को आपको समझ लेते हैं। थियरी ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर ये बुक किसकी, यानी इसका ऑथर कौन है? थियरी ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर, तो इससे इसको मैंने आपको पहले समझाया था कि नील, इनसे ये क्वेश्चन आया, राइटर बहुत इंपॉर्टेंट है, नील स्मेल्सर जो है ये इन्हीं का है। थियरी ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर ये नील स्मेल्सर की बुक है और ये राइटर, इससे जुड़ा हुआ सिद्धांत, ये सब थियरी ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर थोड़ा सा अच्छे से समझ के जाइएगा। ठीक है, इसे देखिए 2 क्वेश्चन उठाया गया इस बार। आर्य समाज द्वारा किया जाने वाला आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन था? तो आर्य समाज द्वारा किया जाने वाला आंदोलन और शिक्षा सुधारवादी और जिसको रिफॉर्मेशन मूवमेंट से आप जुड़ा होता है, रिफॉर्मेटिव ना, रिफॉर्मेशन मतलब होता है सुधारवादी आंदोलन। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। देखिए धार्मिक वैदिक आंदोलन नहीं था, इन्होंने वेदों को पढ़ने के लिए दयानंद सरस्वती जी ने कहा था, लेकिन ये जो आंदोलन था ना वो सुधारवादी आंदोलन था, सुधार लाना था इनका मकसद था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सामाजिक आंदोलन की उत्पत्ति के संदर्भ में पुनर्जीवन का सिद्धांत किसने दिया था? पुनर्जीवन का सिद्धांत जिसको हम कहते हैं रिवाइटलाइजेशन रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ सोशल मूवमेंट, तो ये जो कॉन्सेप्ट दिया है वो AC वॉलेस। ठीक है, AC वॉलेस, जो ऑप्शन आप सी देख रहे हैं AC वॉलेस का ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये इसको देने वाला व्यक्ति कौन था कि सामाजिक आंदोलन की उत्पत्ति के संदर्भ में पुनर्जीवन का सिद्धांत AC वॉलेस ने दिया हुआ है। ठीक है, 20वां क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा था MS राव ने सामाजिक आंदोलन के संरचनात्मक सिद्धांतों में से किस पे अधिक उपयुक्त माना है? यानी MSA राव के कौन से कि स्ट्रक्चरल थियरी में कौन सा इसमें सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है? तो ये कह रहा थियरी ऑफ रिलेटिव डिप्राइवेशन, संरचनात्मक तनाव का सिद्धांत यानी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ थियरी, तो इसको उन्होंने नहीं माना है। ऑप्शन जो हमारा ए ही है स्टूडेंट, यही राइट आंसर है। आपका टाइम न लेते हुए आपको मैं राइट आंसर इसलिए बस बताता हूँ स्टूडेंट कि आप सीधे बस उसी को जानिए और उससे उसको जोड़ के रखिए, क्योंकि अलग पढ़ने से आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लास्ट टाइम चला तो होगा। तो आपको सीधे जानना है कि MSA राव ने जो माना है सामाजिक आंदोलन के संरचनात्मक सिद्धांतों में, तो वो सबसे ज्यादा उसमें किसको बात करते हैं? वो तुलनात्मक अभाव बोध का सिद्धांत को वो ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं कि ये वाला चीज है इसमें अभाव रहा है तो ये चीजों का, तो उस बात पे जोर ज्यादा देते हैं। ठीक है, अगला है कृषक आंदोलन के विश्लेषण में किसका नाम है? अब कृषक आंदोलन देखिए, कृषक आंदोलन बहुत विस्तृत आंदोलन चला और 1920 से 40 के दशक में कई सारे किसान संगठनों का उदय हुआ और इसका विश्लेषण किया DN धनाग्रे ने। ठीक है, तो किसानों से उनकी समस्या इसका विश्लेषण पे बनाने वाले DN धनाग्रे जी का नाम आता है, तो इससे उन्होंने इसका एनालिसिस किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करता है पर्यावरण आंदोलन से संबंधित है। तो पर्यावरण आंदोलन किससे संबंधित? जल प्रदूषण, मृदा वायु प्रदूषण, उपयुक्त सभी। तो पर्यावरण आंदोलन सब चीज से, जल प्रदूषण भी दूर करना है, मृदा प्रदूषण, तभी तो पर्यावरण अच्छा होगा। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन इस बार दे दिया गया था। ये सारे क्वेश्चन अगर ऐसे आएंगे तो उम्मीद करता हूँ आप सारे स्टूडेंट इस सबको अच्छा करेंगे। अगला कह रहा है भारत में पहली राष्ट्रीय खनिज नीति यानी फर्स्ट नेशनल माइनिंग पॉलिसी कब इंप्लीमेंट हुई, कब लागू की गई? तो फर्स्ट माइनिंग पॉलिसी जो है भारत में इंप्लीमेंट की गई, लागू की जो वर्ष था 1993 का। ठीक है, 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? स्टूडेंट अब ये तो कोई एकदम अच्छा सा मतलब बेसिक सा सवाल है, आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? हम 5 जून को मनाते हैं और हर बार पर्यावरण दिवस की यानी इन्वायरमेंट डे की कोई ना कोई थीम होती है। ठीक है, श्रमिक संघ के क्या कार्य हैं? अब देखिए श्रमिक संघ के कार्य पूछा है, तो श्रमिक संघ क्या करता है? उत्पादन में वृद्धि, औद्योगिक उद्योगों का आधुनिकीकरण, उत्पादन गुणवत्ता में सुधार, श्रम कल्याण हेतु प्रयत्न। तो जो संघ बनता है वो श्रमिकों का कल्याण हो, एफर्ट ऑफ लेबर वेलफेयर जो है, श्रम कल्याण हेतु प्रयत्न। ठीक है, कि श्रमिकों का कल्याण, एक्जैक्टली इसको लिखना चाहिए था कि श्रमिकों के कल्याण हेतु प्रयत्न, श्रम कल्याण हेतु प्रयत्न भी वही मतलब है, लेकिन श्रमिकों के कल्याण हेतु प्रयत्न श्रमिक संघ का काम है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है सत्य शोधक समाज, यानी हु फाउंडेड सत्य शोधक समाज। ठीक है, तो सत्य शोधक समाज ये तो सब आप जानते होंगे स्टूडेंट, ये ज्योतिबा फूले। इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। ठीक है, ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है महात्मा गांधी ने किस दलित नेता के प्रभाव में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। देखिए अब घनश्याम दास बिरला का भी इसमें सहयोग रहा है। ठीक है, तो ये हरिजन सेवक संघ की स्थापना करने में घनश्याम दास बिरला ने महात्मा गांधी की सहयोग किया, लेकिन किस दलित नेता से प्रभावित हुए थे, तो इसका राइट आंसर होगा ठक्कर बप्पा। ठीक है, ठक्कर बप्पा। ठीक है, तो इस दलित नेता से प्रभावित होकर समय, ये भी नोट करेगा स्टूडेंट, अगर पूछ देता किस समय हुआ, तो 30 सितंबर 1932 में स्थापना हुई। इसका उद्देश्य था अस्पृश्यता, छुआछूत, इन सब चीजों को दूर करना। ठीक है, जो हरिजन सेवक संघ था इसका मूल लक्ष्य था। अगला क्वेश्चन जो पूछा था संवैधानिक रूप से दलित जातियों का संबंध किस श्रेणी से है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनली दलित कास्ट आर रिलेटेड टू विच कैटेगरी, किस कैटेगरी से दलित कास्ट जुड़े हुए हैं। तो दलित किससे जुड़े हुए हैं, ये तो आप जानते ही हैं, दलित जुड़े होते हैं अनुसूचित जातियों से, शेड्यूल कास्ट से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत में ब्राह्मणवादी प्रभुत्व का विरोध करने के लिए निम्नलिखित तो कौन सा आंदोलन हुआ। तो ब्राह्मणवादी प्रभुत्व का विरोध करने के लिए कौन सा आंदोलन चला, यानी विच मूवमेंट अपोज द ब्राह्मणिक डोमिनेंस इन इंडिया। तो इसका राइट आंसर है महार आंदोलन। ठीक है, महार मूवमेंट। ओके, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ब्राह्मणवादियों को चुनौती, प्रभुत्व को विरोध करने वाला महार आंदोलन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, तीसरा प्रश्न था आपका, वो कह रहा है, आया था पिछली बार कि दलित जातियों की परिस्थिति में सुधार लाने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस संस्थान की स्थापना की। स्टूडेंट आपको बताना चाहूंगा कि आप जो क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे हैं ना उसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे आंसर ऐसा हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे आंसर गलत दिए हुए हैं, तो आप पढ़िए जरूर उसको, लेकिन उत्तर को क्रॉस चेक जरूर करिए। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि दलित जातियों की परिस्थिति में सुधार लाने के लिए डॉक्टर बी अम्बेडकर ने किस संस्था की स्थापना की। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर ही मैं आपको सीधे बता रहा हूँ, उन्होंने स्थापना की पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की। और आप नोट करिएगा स्टूडेंट इसमें अतिरिक्त पॉइंट कि 8 जुलाई 1945 को पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना उन्होंने दलित जातियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए उनको अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए इसको किया। और इसी के अंतर्गत सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की स्थापना 1946 में की। तो जो पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1945 में, और इसी सोसाइटी के अंतर्गत 1946 में इन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की स्थापना बी आर अम्बेडकर ने की। इसको भी आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, पीपल एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत किस कॉलेज की स्थापना की गई, तो आपको याद रखना है सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की 1946 में स्थापना की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था स्टूडेंट वो कह रहा है श्रमिकों की कार्यशील दशाओं को सुधारने के लिए स्वतंत्र भारत में पहला कारखाना, यानी टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ द वर्किंग क्लास, तो फर्स्ट जो कह रहा है फैक्ट्री कहाँ स्टेब्लिश की गई, तो कब, सॉरी, पहला कारखाना अधिनियम यानी फर्स्ट जो है फैक्ट्री एक्ट वो कब आया, तो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया 1948 में। ठीक है, जिसमें घंटों को तय कर दिया गया कि कितने घंटे काम करने हैं। ठीक है, फिर दूसरा आया था उसमें बच्चों को भी पहले काम करने के लिए कोई ऐसा तो नियम नहीं था, फिर बच्चों को 8 घंटे तक काम में लगाने, कितने से 8 उम्र से कम, तो ये सब चीजों को हुआ। ठीक है, तो इसमें 1948 में पहला कारखाना अधिनियम आया। चलिए दूसरी बात कर रहा है बम्बई मिल हैंड एसोसिएशन नाम से भारत में पहले श्रमिक संघ, यानी अगर क्वेश्चन ये जरूर पूछ सकता है कि भारत का पहला श्रमिक संघ क्या था, तो उसका नाम याद रखेगा, भारत का प्रथम श्रमिक संघ जो था स्टूडेंट, इस चीजों को याद रखेगा, बम्बई मिल हैंड एसोसिएशन था। और किसकी स्थापना की, NM लोखंडे। अब जो एनएम जो फर्स्ट ये जो था कि बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन, इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय NM लोखंडे, नारायण मेघ जी लोखंडे। और इसकी स्थापना किस ईयर में की गई स्टूडेंट, तो याद रखिएगा 1900 बोल दिया मैंने, इसकी स्थापना की गई 1890 में। कब की गई, 1890 में। ठीक है, ताकि इसकी स्थापना की गई जो पहला एसोसिएशन था कि ताकि श्रमिक अपनी बातें आकर खुले मंच पर रख सकें। ठीक है, और उनकी समस्याओं को जानकर उसका निदान किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत में किसान संघर्ष पुस्तक के लेखक कौन है, यानी एग्रीग्रेरियन स्ट्रगल इन इंडिया। स्टूडेंट साथ ही साथ स्टूडेंट अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो है एग्रीग्रेरियन स्ट्रगल इन इंडिया, कई बार जो हिंदी नाम न देकर सीधे अंग्रेजी नाम देकर ही पूछेगा, एग्रीग्रेरियन स्ट्रगल इन इंडिया नामक पुस्तक, क्योंकि इसका नाम यही है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो AR देसाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा AR देसाई। ठीक है, वो तो यहाँ पे दे दिया हिंदी ट्रांसलेशन, कई बार हिंदी ट्रांसलेशन नहीं देता है।
ठीक है, तो आप इसका नाम एग्रीगेरियन स्ट्रगल इन इंडिया यानी भारत में किसान संघर्ष का ये नाम है, और AR देसाई की एक पुस्तक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला कह रहा है उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में होने वाले निजाई बोल आंदोलन का मूल कारण क्या था। ठीक है, तो जो कह रहा है कि जो यूपी में निजाई बोल आंदोलन जो मूवमेंट हुआ था, इसका मुख्य कारण क्या था, तो इसका स्टूडेंट मूल कारण ये आंदोलन करने का था कि जमींदारों द्वारा कृषि श्रमिकों का शोषण यानी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर्स बाई जमींदार्स। ओके, तभी ये निजाई बोल आंदोलन कहाँ चला गया था, तो याद रखना उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। ठीक है, ये सब चीजों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है उत्तराखंड में चिपको आंदोलन को प्रभावपूर्ण में किसका योगदान है। अब देखिए उत्तराखंड में चिपको आंदोलन में मैंने बताया था सुंदरलाल बहुगुणा, इनके साथ जो थी वो गौरा देवी का नाम आता है। ठीक है, तो यहाँ ये चिपको आंदोलन पूर्ण रहा है, चिपको अपिको उसका ईयर मैंने सब आपको पहले बताया है। तो अब ये यहाँ पे सुंदरलाल बहुगुणा तो दिया ही नहीं है, तो दूसरा जो प्रमुख व्यक्ति है गौरा देवी का नाम इसमें आता है। ठीक है, उत्तराखंड में ये जो चिपको आंदोलन हुआ था, इसी से प्रेरणा लेकर अपिको आंदोलन में पांडुरंगे हेगड़े ने अपिको आंदोलन कर्नाटक में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा था किसने भारत में महिला आंदोलन की दुर्बलता के 4 प्रमुख कारणों का उल्लेख किया है। तो देखिए महिला आंदोलन जो वुमेन को लेके, वुमेन राइट को, उनकी इक्वलिटी, उनकी समानताओं को लेके, उनके हक को लेके जो आंदोलन, तो उसके उस भारत में उसके दुर्बलता के मतलब उसको उतना सफल न हो पाने के उनकी दुर्बलताओं का 4 प्रमुख कारणों का उल्लेख किसने किया, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। बी आपका स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा, नीरा देसाई। ठीक है, ऑप्शन बी, ओनली ऑप्शन बी आपका। ठीक है, नीरा देसाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा एक महिला आंदोलन का उद्देश्य है। महिला आंदोलन का उद्देश्य क्या है, अब कह रहा है एक कौन सा एक महिला आंदोलन का उद्देश्य है, स्त्री पुरुषों के बीच आर्थिक समानता यानी इकोनॉमिक इक्वलिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन, ये तो सही है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था का उन्मूलन यानी बस जो होता है ना कि घर में बस पिताओं की और इन लोग की पुरुषों की चलती है, तो उसको पितृसत्तात्मक कहते हैं, उस व्यवस्था का उन्मूलन यानी उसको खत्म करना, एबोलिशन ऑफ पैट्रियार्कल सिस्टम, ये भी सही है। परंपरागत विचारों में परिवर्तन यानी जो रूढ़िवादी सोच है उसमें परिवर्तन, तो उपयुक्त सभी, तो राइट आंसर है कि डी हो जाएगा कि सभी ये जो है ये क्या है, ये सारे ऑब्जेक्टिव है वुमेन मूवमेंट के। वुमेन मूवमेंट इन सारे मुद्दों को लेकर उठाया गया आंदोलन था, इन सारे मुद्दों को लेकर लड़ा जाने वाला आंदोलन था। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, आपको याद रखना है कि 31 जनवरी 1992 में इसकी भारत में स्थापना की गई। ठीक है, महिला, ये पिछले बार भी आपके फर्स्ट सोशियोलॉजी में पूछा गया था। ठीक है, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में पूछा गया, 31 जनवरी 1992। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सामाजिक आंदोलन की मार्क्सवादी व्याख्या आंदोलन किस प्रकार से संबंधित है, यानी मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ सोशल मूवमेंट इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ मूवमेंट। तो सामाजिक आंदोलन की मार्क्सवादी व्याख्या, ये कौन सा आंदोलन है, ये क्रांतिकारी आंदोलन, रिवोल्यूशनरी। ठीक है, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट में आता है। ठीक है, तो सामाजिक आंदोलन की मार्क्सवादी व्याख्या क्रांतिकारी आंदोलन है। ठीक है, चलिए जो और चलते हैं स्टूडेंट, जो लास्ट क्वेश्चन आया था वो भी देख लेते हैं। तो जो लास्ट क्वेश्चन आया था वो कह रहा है कि वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन जिसका गठन 1917 में हुआ, तो पहले तो आपको क्वेश्चन से ही भी याद रख लेना है कि वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन का गठन 1940 में हुआ, और इसमें इसकी प्रणेता मतलब इसके सूत्रधार कौन कौन लोग थे। तो स्टूडेंट जब बात करते हैं वुमेन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तो इसके सूत्रधार में एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और मार्गरेट कजिन्स का नाम आता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन हमारा ए है वो राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू एंड मार्गरेट कजिन्स। स्टूडेंट्स, और आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं अपडेटेड रहने के लिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो जो पहला क्वेश्चन वो कह रहा है जैविक उद्विकास की अवधारणा के साथ किसका संबंध है, यानी बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, जैविक उद्विकास बोले तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के साथ कौन संबंधित है, ऐसा ये पूछ रहा है स्टूडेंट। तो बायोलॉजिकल विकास यानी जैविक उद्विकास जिसको कहते हैं, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, इसके साथ जुड़ा हुआ राइटर हो जाता है स्टूडेंट डार्विन। तो डार्विन ने अपनी थियरी ऑफ स्पीसीज दी है, तो उसी में इन्होंने बायोलॉजिकल जो आप कह सकते हो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की भी बात की है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ठीक हो, सी सही हो जाएगा, डार्विन, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, ये आपके ऑर्गेनिक इवोल्यूशन से यानी जैविक उद्विकास से संबंधित है। प्रश्न दूसरा देख लेते हैं क्या कह रहा था। तो दूसरा प्रश्न जो कह रहा है वो कह रहा है परिवर्तन जो सामाजिक मूल्यों के अनुसार इच्छित दिशा की ओर होता है उसे कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, जो परिवर्तन सामाजिक मूल्यों के अनुसार इच्छित दिशा की ओर होता है उसे हम कह रहा है उद्विकास कहते हैं, प्रगति कहते हैं,
विकास कहते हैं, सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो स्टूडेंट इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम प्रगति कहते हैं, ठीक है। तो जब किसी जो हमारा क्या कहते हैं जो चेंज होता है वो हमारे निश्चित दिशा, जिस दिशा में हम चाहते हैं उस दिशा में वो बढ़ता है, तो वो तरक्की यानी वो प्रोग्रेस, प्रगति कहलाता है। स्टूडेंट्स आपको वीडियो पे कुछ वाटर मार्क भी दिख रहे होंगे हमारे पीडीएफ पे। तो स्टूडेंट्स हम काफ़ी मेहनत के साथ आपके लिए वीडियोस करते हैं, लेकिन हमारे वीडियोस से स्क्रीनशॉट लेके वीडियोस बनाए जा रहे थे, तो इसलिए हमने आपके इसमें वाटर मार्क ऐड कर दिया। तो इससे थोड़ा सा आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो, लेकिन आप इसको इग्नोर करिएगा, चीज़ों को ध्यान से नोट करिएगा। हमने टेक्स्ट के नीचे ही वाटर मार्क को रखा है। अगला क्वेश्चन, मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का कारक है। तो मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का कारण क्या है? तो कह रहा है वर्ग संघर्ष, अतिरिक्त मूल्य, कीमतों में वृद्धि, राजनीतिक व्यवस्था। तो स्टूडेंट कार्ल मार्क्स हमेशा क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं, ठीक है, क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं, यानी वर्ग संघर्ष की बात करते हैं। तो और इसी को सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण मानते हैं। अगला क्वेश्चन, अगस्त कॉम्टे ने मानव के बौद्धिक विकास की व्याख्या को कुछ निश्चित स्तरों के आधार पर बताया है। निम्नलिखित में से किस स्तर का कॉन्ट ने उल्लेख नहीं किया है? तो स्टूडेंट अगस्त कॉम्टे ने, जो कॉन्ट कहते हैं, इन्होंने 3 जो स्तर बताए हैं, उसमें पहला स्तर होता है थियोलॉजिकल, यानी जिसको आप धार्मिक कहते हो, ये पहला स्तर है। तो ये पहला स्तर हो गया इसका, ठीक है। दूसरे स्तर पर इन्होंने बात की स्टूडेंट मेटाफिजिकल, जिसको आप तात्विक कहते हो, ठीक है, जिसको मेटाफिजिकल है, जो इस दुनिया से परे है। तो मेटाफिजिकल यानी तात्विक कारण। और तीसरा होता है पॉजिटिव, प्रत्यक्षवादी। ये तीनों की बात की है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। पॉजिटिव यानी प्रत्यक्षवादी की बात की है, लेकिन इन्होंने ह्यूमनिस्टिक, ठीक है, स्तर यानी ह्यूमनिस्टिक लेवल की बात नहीं की है। तो मानवतावादी चीजों की बात ये नहीं करते, स्टेज की बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, मानवतावादी की बात नहीं करते हैं। अगला स्टूडेंट, आप किस कॉलेज से वीडियो देख रहे हो हमें कमेंट करके बताएगा, और किस पेपर के और वीडियोस आप चाहते हैं ये भी हमें कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, संस्कृति को भोगवादी, विचारात्मक तथा आदर्शात्मक रूपों में किसने वर्गीकृत किया यानी बांटा है? तो स्टूडेंट संस्कृति को भोगवादी, जिसको बोलते हैं सेंसेट, आइडेशनल और आइडियलिस्टिक, यानी भोगवादी, विचारात्मक तथा आदर्शात्मक रूप में सेरोकिन ने डिवाइड किया। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, सेरोकिन, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक, स्टूडेंट बुक्स के नाम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप इसको देख लीजिएगा। स्टूडेंट इससे पहले भी प्रीवियस ईयर का पेपर हमने किया है, तो आप हमारे बीए थर्ड सेमेस्टर के प्लेलिस्ट में जाके भी उसको देख सकते हैं, या आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आपके लिए एक महामैराथन वीडियो रेडी कर दूंगा दोनों पेपर को मिक्स करके। तो जो पुस्तक का नाम पूछा है, पुस्तक का नाम क्या पूछा है? सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। देखिए कभी कभी पुस्तकों का नाम स्टूडेंट हिंदी में ना देखिए अंग्रेजी में देता है, तो ये पुस्तक का अंग्रेजी नाम है, हिंदी में इस पुस्तक को बोला गया होगा आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन। तो आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, ये एम.एन. श्रीनिवास की पुस्तक है, ठीक है। एम.एन. श्रीनिवास जी की ये पुस्तक है, 1963 में आई थी। अगर वर्ष पूछ ले तो याद रखिएगा, 1963 में ये पब्लिश हुई थी, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे कुछ और बात बताऊंगा, वो नोट करेगा। स्टूडेंट किताबों के नाम हमेशा अंग्रेजी में याद रखिएगा, वो आपके लिए अच्छा रहता है, ठीक है। तो एस.सी. दुबे की जो प्रमुख पुस्तक है, जो पूछा जाता है, भारतीय समाज यानी इंडियन सोसाइटी, भारतीय ग्राम इंडियन विलेज, और समय और संस्कृति, टाइम एंड कल्चर, ठीक है। तो स्टूडेंट ये सारा वर्क एस.सी. दुबे का है। इन्होंने भारतीय समाज, भारतीय ग्राम और समय और संस्कृति नाम की पुस्तकें लिखी हैं, ठीक है। तो ये इनके पुस्तकों के नाम हो गए। योगेंद्र सिंह ने लिखा है भारतीय समाज शास्त्री, ठीक है, भारतीय समाज शास्त्री योगेंद्र सिंह जो है, इन्होंने भारतीय परंपरा का आधुनिकरण, ठीक है, भारतीय समाज, ठीक है, दो प्रमुख पुस्तक है, भारतीय समाजशास्त्र और भारतीय परंपरा का आधुनिकरण, ठीक है। ये योगेंद्र सिंह की पुस्तक है, भारतीय समाजशास्त्र और भारतीय परंपरा का आधुनिकरण, याद रखिएगा। एम.एस. राव की भी पुस्तक है, उसको भी आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आधुनिकरण का प्रमुख लक्षण है? तो आधुनिकरण का प्रमुख लक्षण, तो इसमें लक्षण तो कई चीज हो सकते हैं, संस्थागत संस्तरण, तार्किकता, परंपरा का बहिष्कार और सजातीयता। तो इसमें पूछा है प्रमुख लक्षण क्या है? तो स्टूडेंट जब कोई आधुनिकरण होता है तो तार्किकता होनी चाहिए, दूरदर्शिता के आधार पे ही आधुनिकरण होता है। तो तार्किकता उसके पीछे वाजिब कारण होते हैं, तो मतलब बिना तर्क के जो है आधुनिकरण नहीं हो सकता, उसके पीछे कुछ कारण होता है, तो तार्किकता होती है, ठीक है। तो बी सही रहेगा। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन के लेखक कौन है? तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, ये पहले ही बताया कि भारतीय जो है भारतीय परंपरा का आधुनिकरण, ये योगेंद्र सिंह की पुस्तक है। इसको हिंदी में बोला गया है, अंग्रेजी में भी नाम याद रखेगा, अंग्रेजी में तो जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अंग्रेजी में तो मिलेगा ही और हिंदी में नहीं भी मिल सकता है। तो इसको बोला गया है भारतीय परंपरा का आधुनिकरण, ये योगेंद्र सिंह की किताब है, याद रख लीजिएगा। चाहे तो स्टूडेंट्स आप इन सारे राइटरों की बुक्स देख लीजिएगा, ईयर्स भी अलग से आपके पास टाइम होगा तो उसको नोट कर लीजिएगा। सामाजिक आंदोलन के सिद्धांत में कौन सा सिद्धांत नए आंदोलन की प्रकृति और कारणों को स्पष्ट करने से संबंधित है? तो सामाजिक आंदोलन के सिद्धांत में से
नए आंदोलन की प्रकृति और कारणों को स्पष्ट करने से जो संबंधित बातें, जो चीजें बात करता है, तो वो क्या है, संसाधन लामबंदी सिद्धांत। इसको इंग्लिश में बोला गया रिसर्च मोबिलाइजेशन थियरी। तो रिसर्च मोबिलाइजेशन थियरी है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो डी आपका राइट रहेगा। जो आंदोलन परंपरागत जीवन प्रणाली के सभी महत्वपूर्ण पक्षों में परिवर्तन लाने के लिए अहिंसक ढंग से किए जाते हैं, यानी शांतिपूर्वक तरीके से किए जाते हैं, वो जो परंपरागत जीवन प्रणाली में परिवर्तन लाते हैं, वो आंदोलन क्या कहलाते हैं? तो ऐसे आंदोलन स्टूडेंट रिफॉर्मेटिव या रिफॉर्मेशनल मूवमेंट कहलाते हैं, जिसको हिंदी में हम सुधारवादी आंदोलन कहते हैं। ये परंपरागत जीवन प्रणाली के सभी पक्षों में परिवर्तन लाने के लिए उत्तरदायी होते हैं, और वो भी शांतिपूर्ण तरीके से। तो 20 सही रहेगा। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल के किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन अपने विरोध को व्यक्त करने के लिए किया गया? तो स्वतंत्रता पश्चात बाद जो, ठीक है, पश्चिम बंगाल के किसानों द्वारा स्टूडेंट तेभागा आंदोलन किया गया। नाम से ही क्लियर है, तेभागा मतलब ये 3 भाग की डिमांड कर रहे थे, जो टैक्स, ठीक है। तो ऑल इंडिया किसान सभा द्वारा तेभागा आंदोलन किया गया स्टूडेंट, ठीक है। और तेभागा आंदोलन मतलब पहले इनको 1/2 हिस्से का ही लाभ मिल पा रहा था, तो 3 हिस्से की इन्होंने जमींदारी प्रथा से मांग कर दी। तो 2/3 यानी 2/3 हिस्से पे ये चाह रहे थे अपना कि ये हमारा हो, और 1/3 हम दे सकें। लेकिन तो इसीलिए इस तेभागा यानी तीसरा हिस्सा, ये जो चीजों का 2/3 देने की बात कर रहे थे, और पहले 1/2 इनको देना पड़ता था, ठीक है। तो तेभागा आंदोलन चला पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन सी नोट कर लीजिएगा, तेभागा आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता के बाद चला हुआ आंदोलन था। पुनरुद्धार आंदोलन की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो स्टूडेंट जब हम पुनरुद्धार आंदोलन की अवधारणा की बात करेंगे, तो ये एंथनी FC वैलेस, ये कई जगह आपको एंथनी नाम नहीं मिलके FC वैलेस भी मिलेगा, FC वैलेस, तो ये भी वही है, इन्हीं का पूरा नाम है एंथनी FC वैलेस। इन्होंने सबसे पहले पुनरुद्धार आंदोलन की, रिवाइवल मूवमेंट की कॉन्सेप्ट को दिया, ठीक है। तो ये सही रहेगा। जिस आंदोलन का उद्देश्य विद्यमान व्यवस्था में अमूल परिवर्तन लाना होता है, उसे कहा जाता है, यानी जो, ठीक है, तो जो पहले से एग्जिस्ट करता है, मतलब विद्यमान व्यवस्था में जो पहले से एग्जिस्ट करती है व्यवस्था, उसमें परिवर्तन लाने को क्या कहा जाता है? वो क्रांतिकारी आंदोलन होते हैं। विद्यमान यानी जो परंपरा चली आ रही है, या जो चीजें चली आ रही हैं समाज में, उसको खत्म करके नई चीजों को जन्म देना, या नई चीजों को लाने वाली जो आंदोलन होता है, उसको क्रांतिकारी आंदोलन कहते हैं। जैसे भारत का स्वतंत्रता संग्राम, ये सब क्रांतिकारी आंदोलन रहे हैं। किसानों ने खेड़ा आंदोलन का संबंध भारत के किस राज्य से? तो खेड़ा स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। खेड़ा आंदोलन से महात्मा गांधी भी जुड़े रहे हैं, और ये गुजरात में, ठीक है, 1918 में ये चला था, ठीक है, 1918 में गुजरात में, ठीक है, खेड़ा आंदोलन। महात्मा गांधी भी इसमें सम्मिलित रहे, उनका अच्छा योगदान इसमें रहा। महिलाओं की दशा में सुधार करने के लिए भारत में एक संस्थात्मक सुधार आंदोलन किस शताब्दी में शुरू हुआ? तो महिलाओं की दशा में सुधार करने के लिए भारत में सुधार आंदोलन जो है वो 20वीं शताब्दी में बड़े स्तर पे चला, ठीक है, सुधार आंदोलन। इसी के बाद इसका परिणाम ये रहा कि 1961 में दहेज पे प्रतिबंध वाला कानून लगा, दहेज प्रतिबंध कानून 1961। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, महिलाओं के लिए नेशनल कमीशन की स्थापना 1992 में की गई। विधवाओं को पेंशन दिया गया 1961 में, उनके लिए पेंशन स्कीम चला दी गई। तो 20वीं सेंचुरी उसमें प्रमुख रहा, जिससे महिलाओं की स्थिति में सुधार होना शुरू हो गया। 20वीं शताब्दी यानी 1901 से लेकर 2000 के बीच में बड़े बड़े कदम उठाए गए, और आगे उठाए ही जा रहे हैं। भारत में 1970 के दशक में महिलाओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका एक नेतृत्व किया गया? यानी कौन सा एक आंदोलन है जिसका नेतृत्व महिलाओं ने किया? तो पहला करा नारी मुक्ति आंदोलन, गंगा बचाओ आंदोलन, महिला संरक्षण आंदोलन, चिपको आंदोलन। तो स्टूडेंट चिपको आंदोलन वह आंदोलन था जिसका नेतृत्व महिलाओं ने किया। चिपको आंदोलन में 1970 के दशक में, और खास करके 1970 के दशक की बात कर रहा हूं, तो वर्ष था 1973, जब उत्तराखंड में चिपको आंदोलन चमोली में शुरू किया गया, ठीक है। और इसमें गौरा देवी का भी प्रमुख योगदान था, और ये महिलाओं द्वारा खास करके चलाया जाने वाला आंदोलन था। और अगर आप राजस्थान की तरफ, तो अमृता बिश्नोई का भी इसमें बड़ा हाथ था, ठीक है। तो ये आपका डी आपका चिपको आंदोलन होगा, जिसमें पेड़ों पे चिपक के पेड़ों की रक्षा की बात की गई। तो इसमें गौरा देवी, इसमें बहुत सारी अभी मैं नाम आपको आगे बता दूंगा, तो उसको आप नोट कर लीजिएगा। सरिता देवी थी, गौरा देवी थी, सुंदरलाल बहुगुणा भी इससे जुड़े थे, ठीक है, ठीक है। अमृताबाई बिश्नोई या अमृता बिश्नोई भी इससे जुड़े थे। तो ये सारे लोग इससे जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन, निम्न से एक कौन सा एक महिला आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है? महिला आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ऐसा पूछना चाह रहा है, ठीक है। कोई क्वेश्चन छूट गया क्या? हाँ स्टूडेंट, एक मिनट, उस क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन छूट गया। चिपको आंदोलन के बाद लड़कियों को शिक्षा देने वाली भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कौन थी? तो लड़कियों को शिक्षा देने वाली प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले को माना जाता है, ठीक है।
तो सावित्रीबाई फुले ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक महिला आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है? तो महिला आंदोलन का मुख्य उद्देश्य, अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं, पितृसत्तात्मक व्यवस्था का उन्मूलन। तो ये तो पूरी तरह से ठीक नहीं है। स्त्री पुरुषों के बीच आर्थिक समानता, यानी आर्थिक रूप से दोनों, यानी दोनों पैसे कमा रहे हैं, दोनों के पास अपनी सैलरी या इनकम है, इसलिए था। तीसरा का लैंगिक भेदभाव का उन्मूलन। तो पहले आर्थिक स्तर के लिए नहीं लड़ा गया, इसमें माना इसलिए महिला आंदोलन करना पड़ा कि पुरुष और स्त्री को बराबर का अधिकार मिले, उनके बीच भेदभाव न हो, इसके लिए किया गया। तो सी आपका राइट रहेगा। महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में संगठित करके महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में संगठित करके उन्हें स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता देने वाली योजना का नाम। तो स्वरोजगार के लिए संगठित करके उनको आर्थिक सहायता देने के लिए जो योजना चलाई गई वह स्वयं सिद्ध योजना चलाई गई। ठीक है, स्वयं सिद्ध योजना इसको चलाई गई। तो ऑप्शन ए आपका राइट होगा, स्वयं सिद्ध योजना। बाकी तो उज्ज्वला तो गैस के लिए था, ये सब आप जान रहे हैं। पर्यावरण आंदोलन संबंधित है, तो पर्यावरण यानी जो इन्वायरमेंटल मूवमेंट है वो किससे जुड़ा हुआ है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, इनमें से सभी। तो स्टूडेंट ये जो पर्यावरण में तो सभी आते हैं, वायु, जल, मृदा, तो डी इन सबसे जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका योगदान आधारभूत है, यानी किसका मुख्य योगदान है, सबसे मेन योगदान है? तो स्टूडेंट उत्तराखंड में जो चिपको आंदोलन चला, ठीक है, तो इसमें गौरा देवी का प्रमुख योगदान है। ठीक है, उत्तराखंड के चिपको आंदोलन में गौरा देवी का प्रथम प्रमुख योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरा देवी इसमें प्रमुख योगदान था इनका चिपको आंदोलन में, और राजस्थान की तरफ अमृता बिश्नोई का था। भारत में स्वतंत्रता से पूर्व जोधपुर रियासत में, ठीक है, वृक्षों की रक्षा के लिए चिपको आंदोलन, तो वही जोधपुर राजस्थान में। तो स्टूडेंट जोधपुर में, ठीक है, जोधपुर की तरफ पूछ रहा है, तो जोधपुर में किसका प्रमुख योगदान है आंदोलन की शुरुआत करने में पेड़ों की रक्षा के लिए? तो स्टूडेंट जोधपुर के, जो जोधपुर है, जोधपुर एरिया राजस्थान नहीं है, तो जोधपुर के एरिया में स्टूडेंट्स अमृता बिश्नोई, ठीक है, अमृता बिश्नोई या अमृता बाई इनको बोला जाता है। जोधपुर के खिजड़ली गांव में, खिजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए अमृता बिश्नोई ने आंदोलन की शुरुआत की थी, और ये बिश्नोई कम्युनिटी से आती है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, अमृता बिश्नोई। निम्नलिखित में से किसे नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता के रूप में मान्यता दी जाती है, यानी किसको मुख्य माना जाता है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन में सबसे प्रमुख नाम मेधा पाटेकर का आता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मेधा पाटेकर। इसमें डेडली बाई, अनिल पटेल और सुरेश पाटिल का भी नाम शामिल होता है। तो मेधा पाटेकर के साथ सुरेश पाटिल, अनिल पटेल, डेडली बाई, मेधा पाटेकर, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता हैं, जिसमें मेधा पाटेकर प्रणेता माने जाते हैं। किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 5 जून को हर वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये तो आप आराम से कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस वर्ष महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया? तो भारत की बात पूछ रहा है, तो भारत में महिला सशक्तिकरण वर्ष 2001 को घोषित किया गया था। 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। पूरे विश्व में इंटरनेशनल वुमेन ईयर, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष 1975 को घोषित किया गया था। पूरे विश्व में बता रहा हूँ, यूनाइटेड नेशन द्वारा, यूएन द्वारा घोषित किया गया था 1975 में। इसको इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर के रूप में घोषित किया गया था, और भारत में 2001 में। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामाजिक आंदोलन का अनिवार्य आधार है? तो सामाजिक आंदोलन का अनिवार्य आधार, कोई भी आंदोलन तो कह रहा है संस्थात्मक संरचना, वैचारिकी, वर्ग संघर्ष और समायोजन। तो स्टूडेंट कोई भी जो आंदोलन होता है उसके पीछे एक विचारधारा होती है, एक आइडियोलॉजी होती है। तो वैचारिकी यानी विचारधारा का, सामाजिक आंदोलन का, किसी भी आंदोलन का प्रमुख आधार विचार होता है। तो यहाँ पे वैचारिकी सही आंसर होगा। कौन सी एक दशा भारत में सामाजिक आंदोलनों का प्रमुख परिणाम है? किस कारण भारत में सामाजिक आंदोलन हुए? सामाजिक आंदोलन तो कह रहा है शिक्षा व्यवस्था में सुधार। तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सामाजिक आंदोलन तो नहीं चले। वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन के लिए इसका तो कोई तुक नहीं है। दुर्बल वर्गों में नेतृत्व का विकास, तो ये भी नहीं है स्टूडेंट, ठीक है, ये नहीं है। ए और डी में आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन डी ज्यादा आपका सही है, ठीक है, ए आपका सही नहीं है। ए जो शिक्षा को बढ़ाने के लिए सरकार तो बहुत सारे सर्व शिक्षा अभियान जैसे बड़े बड़े अभियान सरकार ने चलाए, लेकिन जो होता है कि सामाजिक आंदोलनों से पंचायती राज व्यवस्था में अधिकारों में वृद्धि हुई, लोगों को अधिकार मिलने शुरू हुए। तो पंचायती राज व्यवस्था के अधिकारों में क्या हुई? वृद्धि होने लगी। पंचायत स्तर पे जो गाँव को, ग्राम सभा को अधिकार दिए जाने लगे।
सामाजिक आंदोलन क्या है? अब ये अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज भी कर सकता है। तो स्टूडेंट सामाजिक आंदोलन जो होता है वो एक समस्या है। देखिए पहले हटाते हैं, नहीं। वो एक संस्था है, नहीं। वो एक कार्यक्रम है यानी प्रोग्राम है, एक नहीं। स्टूडेंट तो वो क्या है एग्जैक्टली, वो एक प्रक्रिया है। सामाजिक आंदोलन जो है एक प्रक्रिया है जिसके तहत समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो ए प्रोसेस अब प्रक्रिया आपका सही आंसर हो जाएगा। दलितों के उत्थान के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना कार्य किस प्रदेश से आरंभ किया? तो दलितों के उत्थान के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना जो कार्य करना स्टार्ट किया, उन्होंने महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र के सतारा जिले से अपना कार्य करना शुरू किया, ठीक है। और इन्होंने भीमराव अंबेडकर ने महाराष्ट्र के सतारा जिले से काम करना शुरू किया। 1930 में उसने दलित कम्युनिटी फेडरेशन नाम की संस्था बनाई। इन्होंने मूक नायक, बहिष्कृत भारत, इनके प्रमुख जो प्रमुख पत्रों को इन्होंने क्या किया, संपादित किया, प्रकाशित किया। मूक नायक पत्रिका और बहिष्कृत भारत पत्रिका भी भीमराव अंबेडकर जी ने प्रकाशित किया। इसके नाम आप याद रखिएगा। किसने जनजातियों की इस परिस्थिति में सुधार लाने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया? तो किसने जनजातीय आंदोलन किसने किया? तो कह रहा ज्योतिबा फुले, ठक्कर बप्पा, बी आर अम्बेडकर और मेधा पाटेकर। तो ज्योतिबा फुले ने महिलाओं की शिक्षा के लिए, और बी अम्बेडकर ने दलितों के लिए, मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ और ये अधिकार, मानव अधिकारों के लिए भी लड़ती है। थोड़ा बहुत इन्होंने ट्राइबलों के अधिकारों की भी बात उठाई है। लेकिन ठक्कर बप्पा का जो ऑप्शन बी आपका है, इन्होंने बड़े स्तर पर जो है जनजातियों के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। इनका पूरा नाम क्या था? अमृतलाल विठल दास ठक्कर। ये गुजरात की जनजातियों के उत्थान के लिए इन्होंने काम किया, ठीक है। गुजरात की जनजातियों, भील जनजातियों के लिए भी इन्होंने काम किया। तो गुजरात की जनजातियों के लिए उत्थान के लिए काम किया। 1922 में, नोट करिएगा, इन्होंने भील सेवा मंडल की स्थापना की। 1922 में, 1922 में इन्होंने भील सेवा मंडल की स्थापना की। नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन सामाजिक आंदोलन का परिणाम नहीं है? तो सामाजिक आंदोलन का कौन सा परिवर्तन परिणाम नहीं? दुर्बल वर्गों की स्थिति में सुधार, ये तो हुआ सामाजिक आंदोलन से। नमामि गंगे परियोजना, ठीक है। इस्लाम का विस्तार और क्षेत्रीय असमानताओं में कमी। तो स्टूडेंट जो नमामि गंगे परियोजना भी मतलब समाज द्वारा, जनता द्वारा मांग, मतलब गंगा को बचाने के लिए, कि नदियों का संरक्षण के लिए इस प्रोजेक्ट को लाना पड़ा। लेकिन इस्लाम का विस्तार जो है ये सामाजिक आंदोलन का प्रकार में नहीं आना चाहिए, ठीक है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट को अगर इस तरह से देखा जाए कि ये मतलब समाज में नदियों को संरक्षण की जरूरत को देखते हुए नमामि गंगे प्रोजेक्ट को लाना पड़ा सरकार को, तो ये सामाजिक आंदोलनों का ये एक हो सकता है, परिणाम हो सकता है, ठीक है। लेकिन इस्लाम का विस्तार मुझे नहीं लगता है, सामाजिक आंदोलन नहीं है। सामाजिक आंदोलन समाज के हित के लिए जो आंदोलन किए जाते हैं वो सामाजिक आंदोलन होते हैं। तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार समाजवादी आंदोलन का स्रोत क्या है? तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार सामाजिक आंदोलन का जो इन्होंने पूछा है कि स्रोत क्या है, तो कह रहा है उत्पादन की विधि यानी मोड ऑफ प्रोडक्शन, श्रमिक वर्ग का ध्रुवीकरण, वर्ग संघर्ष और ये सभी। तो स्टूडेंट वर्ग संघर्ष तो होता ही है ये, लेकिन यहाँ पे ये सभी है। इन्होंने प्रोडक्शन इनके हाथ में होता है, तो ये रेट को जो है वो बड़े मतलब पैसे वाले लोग तय करते हैं। श्रमिकों को गुमराह के, बहला फुसला के काम कराया जाता है कि उनको लालच दिया जाता है आपको आगे भविष्य में इतने पैसे मिलेंगे। लेकिन ये सब जो है ये सामाजिक आंदोलन को जन्म देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव। सामाजिक आंदोलन की मार्क्सवादी व्यवस्था आंदोलन को किस प्रकार से संबंधित है? तो सामाजिक आंदोलन की मार्क्सवादी व्यवस्था आंदोलन के किस प्रकार संबंधित? तो ये आंदोलन को क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में देखती है। ये परिवर्तन करने वाले आंदोलन को मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, जिसमें आपके कार्ल मार्क्स भी आते हैं, कार्ल मार्क्स इसमें शामिल है। तो ये जो है किसी भी सामाजिक आंदोलन को जो है ये क्रांतिकारी आंदोलन मानते हैं, ठीक है। तो बी आपका राइट होगा, वैचारिकी नहीं मानते। किसने तुलनात्मक अभाव बोध के आधार पर सामाजिक आंदोलन की विवेचना की? तो तुलनात्मक अभाव की जब हम बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट रॉबर्ट मर्टन ने, तो तुलनात्मक अभाव के आधार पर सामाजिक आंदोलन की विवेचना रॉबर्ट मर्टन ने की। और रॉबर्ट मर्टन ने एक प्रसिद्ध थियरी दी थी, तो इन्होंने स्ट्रेन थियरी भी रॉबर्ट मर्टन का है, याद रखिएगा, स्ट्रेन थियरी इन्होंने दिया था, ठीक है। तो स्ट्रेन थियरी भी जो है ये रॉबर्ट मर्टन की है, ठीक है। और इन्होंने तुलनात्मक अभाव बोध के आधार पर, ठीक है, रिलेटिव डिप्राइवेशन थियरी के आधार पर इन्होंने सोशल मूवमेंट को क्या किया था, इसका आकलन यानी विवेचना की थी। किस लेखक ने संघर्ष को सामाजिक व्यवस्था के लिए उपयोगी माना है? तो किस लेखक ने संघर्ष को सामाजिक व्यवस्था के लिए उपयोगी माना है? जब इस पे जब हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो
लुई लेविस कोजर, जिसको लुईस कोजर बोलते हैं, लुईस कोजर ने संघर्ष को सामाजिक व्यवस्था के लिए ये बताया कि क्लास स्ट्रगल होना जरूरी है। अगर समाज में परिवर्तन आना है या नई चीजों को आना है तो एक वर्ग संघर्ष यानी जो है ये स्ट्रगल होना जरूरी है। ठीक है, लुईस कोजर ने। अगला क्वेश्चन, सोशल मूवमेंट इन इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? तो स्टूडेंट सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया पुस्तक जो होती है एमएसए राव की है, जो एमएसए राव की है। ठीक है, एमएसए राव की है और इस पुस्तक इसी नाम से एक पुस्तक घनश्याम शाह की भी मिलती है। ठीक है, तो वो भी आप याद रखिएगा। भारत में संपूर्ण क्रांति आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो भारत में संपूर्ण क्रांति, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संपूर्ण क्रांति की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट, जिसको संपूर्ण क्रांति आंदोलन, तो ये जयप्रकाश नारायण द्वारा चलाया गया, जयप्रकाश नारायण द्वारा चलाया गया और 1974 में ये चलाया गया। ठीक है, 1974 73 74 के आसपास ये चलाया गया आंदोलन। और ये इंदिरा गांधी को सत्ता से बेदखल करने के लिए जयप्रकाश नारायण ने चलाया था, क्योंकि इंदिरा गांधी की इस समय कुछ नीतियां तानाशाही हो गई थी। ठीक है, जैसे इन्होंने बहुत सारे नेताओं को जेल में भी बंद किया था, भारत में इमरजेंसी आपातकाल लगाया था, तो इनको सत्ता से हटाने के लिए संपूर्ण क्रांति आंदोलन जो था जेपी ने, जयप्रकाश नारायण ने शुरू किया था। श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो श्री नारायण धर्म को लेकर जो ये आंदोलन हुआ था, धार्मिक आंदोलन, ये जो धर्म जिसमें केंद्र बिंदु था, ये केरल में 1903 में चलाया गया, केरल में 1903 में ये चला। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, केरल। भारत में ब्राह्मणवादी प्रभुत्व का विरोध करने के लिए कौन सा आंदोलन हुआ? तो स्टूडेंट भारत में ब्राह्मणवादी डोमिनेंस प्रभुत्व के लिए जो आंदोलन चलाया गया, उसके विरोध में महार आंदोलन चलाया गया। ठीक है, महार आंदोलन चलाया गया 1927 में, 1927 के आसपास ये आंदोलन चलाया गया। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। सिद्धू और कान्हू का नाम किस आंदोलन से संबंधित है? स्टूडेंट जब ये जनजातियों से, खास करके ये बीपीएससी की परीक्षा में ये सारे लोगों से जुड़ा हुआ प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो सिद्धू और कान्हू जो था ये संथाल विद्रोह से जुड़े हुए थे, संथाल आंदोलन इन्होंने चलाया था, संथाली थे और इन्होंने संथाल आंदोलन चलाया था। इसके प्रमुख नेता सिद्धू और कान्हू थे। इन्होंने इसी को हूल आंदोलन, इस आंदोलन का एक और नाम आता है, अगर कहीं पढ़ने को मिल जाएगा तो कंफ्यूज मत होगा, इसी को हूल आंदोलन भी कहते हैं। ठीक है, और ब्रिटिश के विरुद्ध इन्होंने जो है संथालों ने ब्रिटिशर्स के विरोध ये आंदोलन चलाया था। तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा, संथाल मूवमेंट सिद्धू और कान्हू ने चलाया था। आर्य समाज आंदोलन की प्रकृति क्या है? तो आर्य समाज जो था वो धर्म सुधारवादी, धार्मिक नहीं, वो सुधारवादी आंदोलन था। ठीक है, तो धर्म में सुधार लाने के लिए हिंदू धर्म में ये आंदोलन चला था, तो ये सुधारवादी आंदोलन था। ठीक है, ताना भगत आंदोलन किस तरह के आंदोलन का उदाहरण है? तो स्टूडेंट ताना भगत आंदोलन जो है ये एक जो है ये प्रतिरोधी यानी विरोध करने वाला आंदोलन है। ठीक है, प्रतिरोधी जो है प्रतिरोध मतलब किसी चीजों के विरोध में आने वाला आंदोलन है। एक्चुअली स्टूडेंट ताना भगत जो है, ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व करता जतरा भगत थे। जतरा भगत ने ये आंदोलन चलाया, इसको लीड किया और इन्होंने क्या किया, ये गांधी जी से पहले भी एक तरह का ये सत्याग्रह विरोध था। ठीक है, तो जतरा भगत ने टैक्स न देने के लिए छोटा नागपुर में एक तरह से क्या कर दिया था, सत्याग्रह कर दिया था, टैक्स न देने के कि टैक्स नहीं देंगे। ठीक है, टैक्स व्यवस्था को लेकर जमींदार और अंग्रेजों के विरुद्ध ये सत्याग्रह हुआ था, छोटा नागपुर में हुआ था, याद रखिएगा, छोटा नागपुर इसीलिए प्रसिद्ध है। 1914 से 1920 के बीच में चला, ये पूरा चला था। ठीक है, याद रखिएगा, जगह भी पूछता है स्टूडेंट तो ये छोटा नागपुर से था, याद रखिएगा। जिस आंदोलन का उद्देश्य विद्यमान व्यवस्था में अमूल परिवर्तन लाना हो उसे कहा जाता है। स्टूडेंट ये प्रश्न कई बार दो बार मुझे लगता है या 3 बार पूछ लिया गया था। तो जिस व्यवस्था में अमूल परिवर्तन लाना होता है उसके लिए क्रांतिकारी आंदोलन की जरूरत पड़ती है। इसी प्रश्न को घुमा घुमा के पूछा गया है, क्रांतिकारी आंदोलन। तो क्रांतिकारी आंदोलन की जरूरत पड़ती है किसी व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा कृषक आंदोलन का कारण नहीं है? तो कौन सी एक दशा कृषक आंदोलन का कारण नहीं है? तो देखिए ना, जमींदारों द्वारा शोषण, तो ये तो ये इस मतलब जब होता है तब तो किसान आंदोलन होता है, किसानों में जागरूकता के कारण भी किसान आंदोलन होता है। राजनीतिक दलों के स्वार्थ के कारण जो है किसान आंदोलन नहीं किया जाता कि राजनीतिक पार्टियां कितना गलत काम कर रही है देश में या देश को गुमराह कर रही है, इसके लिए नहीं होता है। तो जमींदारों द्वारा शोषण, किसानों में जागरूकता और ग्रामीण बेरोजगारी को लेकर कृषक आंदोलन हुए हैं, लेकिन राजनीतिक दलों के स्वार्थ के कारण नहीं हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बिश्नोई आंदोलन से जुड़ा था? तो बिश्नोई आंदोलन से, और बिश्नोई आंदोलन में क्या था, ये भी एक तरह से चिपको आंदोलन था और इसमें अमृता बिश्नोई, इनका नाम अच्छे से नाम है अमृता देवी बिश्नोई। ठीक है, ये जुड़ी हुई थी और इन्होंने जोधपुर के आसपास, मैंने बताया था आपको
कि खेजड़ी के वृक्षों को काटने के लेके विरोध किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली सूती मिल की स्थापना की गई। स्टूडेंट यहाँ पे एक बात मुझे बतानी है, इसको ध्यान दीजिएगा। सूती मिल की स्थापना सबसे पहले तो 1818 में कर दी गई थी, लेकिन ये बहुत बड़े स्तर का नहीं था, छोटे स्तर का था। कलकत्ता में, कहाँ पे की गई थी? कोलकाता में की गई थी, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, कोलकाता में की गई थी। ठीक है, 1818 में। लेकिन बड़े स्तर पर 1854 में, बड़े स्तर पर 1854 में मुंबई में की गई, बड़े स्तर पर। ठीक है, मुंबई में की गई, तो ये याद रखिएगा, ये बड़े स्तर पे। तो यहाँ पे 54 सही होगा, लेकिन 1818 रहता तो हम 1818 के साथ जाते। भारत के अधिकांश श्रमिक आंदोलन का संबंध किस विचारधारा से रहा है? तो स्टूडेंट, भारत में जितने श्रमिक आंदोलन हुए हैं तो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को लेकर मार्क्सवादी विचारधारा यानी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को ध्यान में रख के हुए हैं, साम्यवादी विचारधारा को ध्यान में रख के हुए हैं। ठीक है, तो बी वाला आपका राइट हो जाएगा, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक आंदोलन का प्रादुर्भाव यानी इमरजेंस किस दशा का परिणाम है, यानी क्यों हुआ? तो कह रहा है आधुनिकरण, लोकतंत्रीकरण, औद्योगिकरण और वैश्वीकरण। तो श्रमिक आंदोलन औद्योगिकरण के विरोध में हुआ। औद्योगिकरण जैसे जैसे होता गया, श्रमिकों को कम पैसा और ज्यादा काम कराया जाने लगा, इसी के कारण जो है श्रमिक आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, तो सी आपका राइट होगा। स्टूडेंट, हम वीडियो के लास्ट तक पहुंच चुके हैं, तो स्टूडेंट वीडियो को आप शेयर करिएगा। और अगर आप किस और पेपर के PYQ पेपर्स चाहते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ स्टूडेंट, अगर आप महामैराथन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं आपके लिए क्लब करके महामैराथन रेडी कर दूंगा। श्रमिक संघ का कार्य क्या है? श्रमिक संघ का कार्य की जब हम बात करते हैं तो उसमें कार्य उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन की वृद्धि से श्रमिक संघ का क्या मतलब है? उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार, उद्योगों को आधुनिकरण, श्रम कल्याण के प्रयत्न। तो स्टूडेंट, जो श्रमिकों का संघ होता है, जो उनका ग्रुप होता है, वो देखता है कि श्रमिकों के हित का नुकसान न हो पाए, उनका कल्याण की बात हो, उसके लिए वो प्रयत्नशील रहते हैं। इसलिए लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो बना होता है। तो डी आपका राइट होगा। और जो लास्ट क्वेश्चन है, भारत में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो भारत में सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा बाई फूले ने की। ठीक है, तो 1873 में की थी। इन्हीं की पत्नी थी सावित्री बाई फूले, जो महिला शिक्षा से जुड़ी हुई थी। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन आपको कवर कर दिया। आशा करते हैं वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक आपको आपके एग्जामिनेशन के लिए हमारी माय डी यूनिवर्सिटी फैमिली की तरफ से गुड लक।